नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं 9th क्लास का बिहार बोर्ड का ये जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय उत्तक का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लासेस को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जाके इससे पहले के अध्याय को भी देखें। और इस अध्याय उत्तक अध्याय का पहला क्लास जो मैंने बनाया है उसको भी जाके देखें। आज हम लोग दूसरे क्लास में हैं, यानी एक अध्याय को हम 5, 6, 7 भागों में विभाजित करके बनाते हैं ताकि हम अच्छी तरह से विषय को समझ पाएँ। एक ही वीडियो क्लास में 20-25 मिनट में हम आपको दिस दैट करके और ख़त्म कर दें और फिर क्वेश्चन आंसर कर दें तो आप क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से तभी समझ पाते हैं जब आप क्लासेस को सही से समझ पाते हैं। तो क्लासेस को अटेंड करना मस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पादपों के उत्तकों के बारे में पढ़ा था। पादपों में 2 तरह के उत्तक होते हैं, एक विभज्योतिकी उत्तक और दूसरा अस्थाई उत्तक। तो विभज्योतिकी उत्तक को यहाँ तक में हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिछले क्लास में। अब हम लोग इस क्लास में अस्थाई उत्तक से आगे का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो क्लास अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे उस चैनल को विज़िट करें और वहाँ से जाके आप ग्रामर और ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से सीखें। विभज्योतिकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थाई उत्तक बनते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को जान लिया है कि विभज्योतिकी उत्तक में क्या होता है। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी 3 तरह के उत्तक होते हैं, जो कि उत्तकों का वो विभाजन भी होता है और उसमें अस्थाई उत्तक भी बनते हैं। अब अस्थाई उत्तक जब बन गए तो उसमें से क्या है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थाई उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन विभज्योतिकी उत्तक के जो तीनों रूप हैं उसमें विभाजन की क्षमता होती है और वो विभाजित होते रहते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं और अपने पीछे उत्तकों के घटकों को बनाते रहते हैं। लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है। ये मृत या सजीव होते हैं। कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है। कोशिका द्रव में बड़ी रसधानी रहती है। इसके कोशिका द्रव में बड़ी रसधानी होती है। उत्पत्ति के आधार पर अस्थाई उत्तक प्राथमिक या द्वितीयक दोनों तरह के होते हैं। प्राथमिक अस्थाई उत्तक शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभज्योतिकी से एवं द्वितीय अस्थाई उत्तक पार्श्व विभज्योतिक या कैवियम कोशिकाओं से बनता है। कैसे बनता है? प्राथमिक अस्थाई उत्तक जो है वो शीर्षस्थ या अंतर्वेशी इन दोनों में से किसी से बनता है, जो द्वितीय अस्थाई उत्तक कहलाता है, और पार्श्व विभज्योतिक या कैवियम कोशिकाओं से बनता है। संरचना के आधार पर अस्थाई उत्तक 2 प्रकार के हो सकते हैं, सरल अस्थाई उत्तक एवं जटिल अस्थाई उत्तक। जिस तरह से विभज्योतिकी उत्तक में 3 खंड थे, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, उसी तरह से अस्थाई उत्तक में भी सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक 2 भाग हैं। दोनों के अलग अलग कार्य हैं, किस किस तरह से दोनों कार्य करते हैं। इनके अलावा कुछ विशेष श्रावी उत्तक भी होते हैं जिसका कार्य श्रवण होता है। सरल अस्थाई उत्तक देखिए आप, सरल अस्थाई उत्तक किसको कहते हैं? सरल अस्थाई उत्तक समरूप कोशिकाओं का बना होता है एवं निम्नलिखित प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? मृदुतक या पैरेनकाइमा, या तो आप मृदुतक कह दीजिए इसको या पैरेनकाइमा कहिए। दूसरा स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा कहिए। तीसरा दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा कहिए। तो ये 3 हैं अस्थाई उत्तकों के 3 मुख्य अंग हैं। मृदुतक या पैरेनकाइमा, मृदुतक कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। या तो ये गोल हो सकती हैं या अंडाकार हो सकते हैं या बहुभुजी हो सकते हैं या फिर इसके आकार में अनियमितता हो सकती है।
कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। किसमें? मृदुतक पैरान्काइमा में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। इससे पहले विभज्योतिकी ऊतक में आपने पढ़ा है कि इसके अंदर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, लेकिन अस्थायी ऊतक में जो मृदुतक पैरेन्काइमा है, इसमें कोशिका भित्ति में केंद्रक होते हैं और रिक्त स्थान भी होते हैं। कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ये जो रसधानी होती है, ये कहाँ पाया जाता है? नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदुतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? या तो आप जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इससे संपन्न होती है। इसको हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती है। जलीय पौधे जो होते हैं, उनको पानी में तैरते रहने के लिए उनमें गुहिकाएं भी रहती हैं, जो मृदुतक के बीच पाई जाती है। इस प्रकार के मृदुतक को वायुतक या एरेन्काइमा कहते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लिया जाए। ये मृदुतक है, अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट है मतलब अगर आप इस पेंसिल को ऐसे सीधा काट देते हैं, गोल काट देते हैं, छोटा छोटा पतला पतला गोल अगर काट देते हैं, तो वो जो एक एक गोल गोल कटा हुआ पत्ती के तरह निकलता है, उसको आप अनुप्रस्थ बोलेंगे। और जब आप इसको अनुदैर्ध्य काट देंगे, मतलब ऐसे ऐसे अगर आप काट देंगे, तो इस तरह की आकृति दिखाई देगी। ये और ये दोनों सेम चीज़ हैं, मगर ये अनुप्रस्थ कटा हुआ है, ये अनुदैर्ध्य कटा हुआ है। आप अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए क्या है? केंद्रक है, कोशिका द्रव्य भी है, रसधानी भी है, अंतरकोशिकीय स्थान, ये जो कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिकाएं हैं, इसके बीच में स्थान भी हैं, और कोशिका भित्ति भी है। अब इसमें देखिए कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, रसधानी है, अंतरकोशिकीय स्थान, एक स्थान से दूसरे कोशिका के बीच में यह स्थान है, प्राथमिक कोशिका भित्ति और हरित लवक। हरित लवक कहाँ पे हैं? ये जो हैं वो हरित लवक हैं। तो इस तरह से ये एरेन्काइमा का अनुप्रस्थ काट है। इसको भी अगर आप अनुदैर्ध्य काटेंगे तो एक अलग आकृति में दिखाई देगा। तो आपको ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को थोड़ा सा समझना है। अनुप्रस्थ, आप जैसे कि एक नींबू को गोल गोल अगर काट देते हैं तो वो अनुप्रस्थ होता है। भिंडी का जो आप भुजिया बनाते हैं, गोल गोल छोटा छोटा काटते हैं, तो वो अनुप्रस्थ काट हो गया। और अगर उसी को आप लंबा लंबा काट देंगे, ऐसे ऐसे वाला, तो ये अनुदैर्ध्य कट हो गया। और इसको ऐसे 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 काट दिए तो ये अनुप्रस्थ काट हो गया। तो ऐसे ऐसे काटने से इस तरह से दिखाई देता है, और फिर अनुदैर्ध्य काटने से आपको इस तरह से दिखाई देता है। अब देखिए, एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। पौधे के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचित करता है। यह ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। ये क्या करता है? भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये सहायता प्रदान करता है। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं।
इनके कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें गैसों का विनिमय होता है। अब देखिए स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा। अब दूसरा क्या है, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा। इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी एवं अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। इनमें हरित लवक होता है एवं भित्ति में किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलन होता है। इसमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यह ऊतक पौधों के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त और पुष्पावली वृत्त पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। इससे पहले जो था मृदुतक पैरेन्काइमा, ये कहाँ था, तने और मूल एवं पत्तियों में, यानी हर किसी के अग्रभाग पर। पादपों में, पेड़ पौधों में दो अग्रभाग होते हैं, एक तना कह लीजिए या फिर पत्तियों के भी आगे का भाग होता है। तो आप तना और मूल यानी जड़, इन दोनों में मृदुतक पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। लेकिन स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा ये जो है ये सिर्फ पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त और पुष्पावली वृत्त पर ही पाए जाते हैं, जड़ों में ये नहीं पाए जाते हैं। कार्य क्या है इनका देखिए, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। स्थूलन ऊतक में जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। अब देखिए स्थूल कोण अनुप्रस्थ काट, ये वाला अनुप्रस्थ काट है यानी गोल गोल काटा गया है, और ये अनुदैर्ध्य काट है। यहाँ पे बी लिखा है, देखिए ये बी है, ये अनुदैर्ध्य काट है। मतलब इसको ऐसे ऐसे अगर काट देंगे आप तो वो किस तरह से कोशिकाएं दिखेंगी, और अगर आप इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो किस तरह से दिखाई देंगी, ये आप देख पा रहे हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें जितनी भी कोशिकाओं का फिगर दिया हुआ है, अगर आप इन कोशिकाओं के फिगर को अपने कॉपी पे 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार खुद से बनाएंगे और उनके अंगों को आप लिखते हुए, दर्शाते हुए आप उसको लिखेंगे, कमरे में सजाएंगे, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा नंबर में क्या है, इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इनकी भित्ति लिग्नीन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्नीन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन मंडल में पाया जाता है। ये कॉर्टेक्स में और पेरिसाइकिल का जो संवहन मंडल है उसमें ही ये पाया जाता है, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा। इसमें क्या होता है, लिग्नीन के जमाव के कारण यह बहुत अधिक मजबूत और ठोस हो जाता है, जिस वजह से इसके अंदर दो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है वो न्यून हो जाता है, वो नगण्य हो जाता है। अब देखिए इसको जब आप अनुप्रस्थ काटते हैं तो वो इस तरह से दिखता है, और जब इसको आप अनुदैर्ध्य काटेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। दृढ़ ऊतक पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, फल तथा बीजों के कठोर आवरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के तनों में, पत्तियों के शिरा पे, फल तथा बीजों के कठोर आवरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। जिन पौधों के रेशे उत्पन्न होते हैं जैसे पटुआ या अन्य रेशेदार पौधों में यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा वाला,
ये वाला दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेन्काइमा, ये ठोस आवरण के प्रतीक होते हैं। देखिए कार्य क्या है, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधों के बाहरी परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। सूर्यमुखी के तने का एक छोटा टुकड़ा लें एवं रेजर या ब्लेड की सहायता से शिक्षक की उपस्थिति में पतला सेक्शन अनुप्रस्थ काट लें। काटे गए सेक्शनों में से एक पतला सेक्शन को स्लाइड के माध्यम से रखें। इस पर एक बूंद सेफरेनिन डालें एवं 2 मिनट के बाद स्लाइड को टेढ़ा कर सेफरेनिन को गिरा दें। इसके बाद एक बूंद ग्लिसरीन सेक्शन के ऊपर डालकर कवर स्लिप से ढक दें। अब इस स्लाइड का अध्ययन सूर्यमुखी द्वारा सूक्ष्मदर्शी द्वारा करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार के सजे हुए दिखाई पड़ेंगे। इसी प्रकार आप पत्ती एवं जड़ के भी सेक्शन का अध्ययन कर सकते हैं। इन सेक्शनों में आप देखेंगे कि सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस की है। अगर यह सेक्शन पत्ती का है तो एपिडर्मिस में कई स्थानों पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ेंगे जो स्टोमाटा कहलाते हैं। स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली 2 रक्षी कोशिकाओं से घिरी रहती है। इन छिद्रों द्वारा वायुमंडल से गैसों O2 एवं CO2 तथा जलवाष्प का आदान प्रदान होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, सूर्यमुखी के तने को अनुप्रस्थ काटने कह रहा है, यानी आपको अनुप्रस्थ गोल काटने के लिए कहा गया। जब आप उसको गोल काटेंगे, गोल काटने के बाद की जो आकृति है उसमें जब आप अनुदैर्ध्य भी काट देंगे तो ये आपको जो दिख रहा है ये अनुदैर्ध्य काट है और ये जो आपको दिख रहा है ये अनुप्रस्थ काट है। तो इस तरह से वो दिखाई देंगे। इसमें देखिए पित्त है, जाइलम है, कैबियम है, फ्लोएम है, पेरिसाइकल है, इंडोर्मिस है, कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। तो सबसे ऊपर में क्या है, एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। तो इस तरह से आप इसको बनाएं और देखें और सीखें और लिखें। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधे के सभी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि की रक्षा करती है। कौन करती है? एपिडर्मिस की कोशिकाएं। यह पौधे के विभिन्न अंगों की बाहरी सतहों पर बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अच्छिन्न परत बनाती है जो एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत का कार्य करती है। यह पौधे को जल हानि, परजीवी, कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर क्यूटिकल की एक परत रहती है जो पौधे में जल की हानि को रोकता है। यह क्विटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का बना होता है। तो एपिडर्मिक जो होता है वो क्या होता है? हर एक पौधों के बाहरी आवरण होते हैं जिससे वो पौधों को बाहरी आघात से बचाने का कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टोमाटा की संरचना को दिखाया गया है। स्टोमाटा की संरचना को आप एपिडर्मिस है, ये रक्षी कोशिका है और ये स्टोमाटा है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं मुख्यतः चपटी, बेलनाकार होती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं क्या होती हैं? वो चपटी होती हैं और बेलनाकार होती हैं, जिनकी बाह्य एवं पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। बाह्य और पार्श्व भित्तियां क्या होती है? आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। जड़ों में पाए जाने वाली एपिडर्मिस की कोशिकाओं से कई एक कोशिकीय रोम निकलते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं।
इसी एपिडर्मिस की कोशिकाएं से क्या होता है, एपिडर्मिस की कोशिकाओं से कई एक कोशिकीय रोम निकलते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर लेते हैं। अब देखिए कॉर्क कोशिकाएं समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनके बाहरी ऊतक विभाजित होकर कॉर्क कोशिकाएं या छाल का निर्माण करते हैं। वस्तुतः एक दूसरे विभज्योतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। यह सुरक्षात्मक कवच का कार्य करती है। इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं एवं इनके बीचों बीच स्थान में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये कोशिकाएं त्रिज्यक रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, कारण इस पर सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, इसलिए इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकती। इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं होता है। तो क्या होता है, ये कॉर्क कोशिकाएं जो हैं वो क्या करती हैं, वो पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। पौधों में जो बाहरी आवरण देखते हैं आप, जो कड़ा वाला भाग होता है, उसी को आप कॉर्क कोशिका कहते हैं, जो कि जल और गैस को ये अपने अंदर समाहित नहीं होने देती है। कॉर्क कोशिकाओं का जो आप देख रहे हैं संरचना किस तरह से है, कॉर्क कोशिकाओं का कार्य रक्षा करना है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती है, इसलिए इसे बोतल का कॉर्क एवं खेल के सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्क अच्छा विद्युत रोधी एवं ऊष्मारोधी भी है। तो ये जो कॉर्क कोशिकाएं हैं वो क्या हैं, इनमें आग बहुत जल्द नहीं लगता है मगर बहुत जल्द नहीं लगता है। तो इस वजह से इनसे कुछ कुछ ऐसे सामान बनाए जाते हैं जिनसे कि आग में जिनसे कुछ समय तक बचा जा सके। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। हमारा दूसरा क्लास आज यहीं पे द एंड होता है। इसके बाद हम लोग जटिल अस्थायी ऊतक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो क्लास लंबा हो जाने से फिर प्रॉब्लम होता है वीडियो को अपलोड करने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो क्लास को सुनते हुए यहाँ तक आए होंगे तो आज के इस अध्याय को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे के क्लासेस को देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में।